अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े मुल्क कांप जाते थे। कोई उसे अरबों का हीरो कहता था तो कोई दुनिया का दूसरा सद्दाम हुसैन। एक ऐसा लीडर जो रेगिस्तान के तंबू में पैदा हुआ, लेकिन वहां से उठकर पूरी दुनिया के सामने अरब उम्मत की आवाज बन गया। उसने 42 साल तक एक पूरे मुल्क पर राज किया। अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी उससे डरते थे क्योंकि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं था। लेकिन जरा सोचिए, आखिर ये शख्स था कौन? कैसे एक साधारण सा जवान इतना बड़ा नाम बन गया कि दुनिया के ताकतवर लोग भी उसे मिटाना चाहते थे। तो दोस्तों, ये कहानी है कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की, एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अब चलिए शुरू करते हैं उस शख्स की असली कहानी जो मिटा तो दिया गया लेकिन कभी भुलाया नहीं गया। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 1942 के लीबिया में। उस वक्त लीबिया इटली से आज़ादी पा चुका था, लेकिन वहाँ अब भी राजशाही हुकूमत चल रही थी। देश के हालात खराब थे। गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लोगों को थका दिया था। इसी दौर में एक छोटे से खाना बदोश कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था मुअम्मर अबू मिन्यार अल गद्दाफी। उसका बचपन सादगी में गुजरा। वो ऊंट चराता, कुरान पढ़ता और जवान होते होते अपने देश की हालत देखकर बेचैन हो गया था। गद्दाफी ने फौज में भर्ती ली क्योंकि वो जानता था अगर कोई बदलाव लाना है तो ताकत के जरिए ही लाना होगा। वो पढ़ाई में तेज था और जल्द ही उसे मिस्र भेजा गया क्योंकि वो जानता था अगर कोई बदलाव लाना है तो ताकत के जरिए ही लाना होगा। वो पढ़ाई में तेज था और जल्द ही उसे मिस्र भेजा गया, जहां उसने जमाल अब्दुल नसीर के भाषण सुने। नसीर उस वक्त अरब दुनिया का हीरो था जिसने मिस्र से अंग्रेजों को निकाल फेंका था और अरब यूनिटी की बात किया करता था। नसीर की बातें गद्दाफी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, अगर मिस्र अपनी तकदीर बदल सकता है तो लीबिया क्यों नहीं। उस वक्त लीबिया का राजा था इदरीस अल सनूसी, जो तुर्की में इलाज करवाने गया हुआ था। गद्दाफी को मौका दिखा 1969 की एक सुबह। सिर्फ 27 साल की उम्र में गद्दाफी और उसके साथियों ने राजशाही के खिलाफ बगावत कर दी। कोई खून खराबा नहीं हुआ। राजा को हटाया गया और गद्दाफी ने ऐलान किया, अब लीबिया में हुकूमत लोगों की होगी। दोस्तों, उसी दिन से लीबिया का इतिहास बदल गया। गरीब देश अचानक अमीर बनने लगा। गद्दाफी ने सबसे पहले तेल कंपनियों पर कब्जा किया क्योंकि उससे पहले लीबिया का तेल अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां लूट लेती थी। गद्दाफी ने कहा, अगर हमारे देश का तेल तुम लेना चाहते हो तो हमारे नियमों से लेना होगा। धीरे धीरे लीबिया की आमदनी कई गुना बढ़ गई। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली, सब पर गद्दाफी ने काम शुरू किया। कभी जो लीबिया के 25% लोग पढ़े लिखे थे वो अब 70% से ऊपर पहुंच गए। इलाज और पढ़ाई फ्री कर दी गई। हर नए जोड़े को शादी के वक्त घर और पैसे देने का सिस्टम शुरू किया गया। गद्दाफी ने कहा था, तेल अल्लाह की नेमत है और इसका हक हर लीबियाई को है। यही वजह थी कि लीबिया धीरे धीरे अफ्रीका का सबसे अमीर देश बन गया। दुनिया हैरान थी कि एक रेगिस्तान से निकला इंसान अब पश्चिमी देशों को चुनौती दे रहा है। गद्दाफी सिर्फ लीबिया तक नहीं रुका। उसने कहा, जिस तरह यूरोप ने यूरोपीय यूनियन बनाई है उसी तरह अफ्रीका को भी एकजुट होना चाहिए। वो चाहता था कि सारे अफ्रीकी देश मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका बनाएं, जिसका एक करेंसी, एक फौज और एक सिस्टम हो। लेकिन दोस्तों, दुनिया को गद्दाफी का ये सपना पसंद नहीं आया क्योंकि अगर अफ्रीका एक हो जाता तो यूरोप और अमेरिका की पकड़ खत्म हो जाती। इसीलिए उसके खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। पश्चिमी मीडिया ने उसे डिक्टेटर कहना शुरू किया। कहा गया कि वो घमंडी है, जालिम है और अपनी ही जनता पर जुल्म करता है। अब सच्चाई क्या थी ये तो वक्त ही बता सकता था, लेकिन इतना तय था कि 70 और 80 के दशक तक गद्दाफी दुनिया की आंखों में चुभने लगा था। वो खुलकर अमेरिका की नीतियों का विरोध करता था और फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाता था।
कई बार उसने कहा, जब तक एक भी फिलिस्तीनी जिंदा है इजराइल कभी चैन से नहीं रहेगा। बस यही वो वक्त था जब अमेरिका ने तय कर लिया कि इस शख्स को अब बहुत दिन नहीं रहने देना है। और यही से कर्नल गद्दाफी की कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, जहां एक लीडर जो कभी अरबों का हीरो था अब दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों का निशाना बन गया। दोस्तों, 1969 में जब गद्दाफी ने राजशाही को गिराकर लीबिया की सत्ता संभाल ली तो दुनिया को लगा कि शायद ये बस एक और तख्ता पलट है, जैसा कई अरब देशों में पहले भी हो चुका था। लेकिन जल्द ही सबको एहसास हुआ कि ये शख्स बाकियों से अलग है। गद्दाफी ने न तो अपने आप को राजा कहा न राष्ट्रपति, बल्कि अपने नाम के साथ सिर्फ एक शब्द जोड़ा, कर्नल। वो कहता था लीबिया का मालिक जनता है, मैं नहीं। उसने देश में लोकतंत्र जैसा कोई चुनावी सिस्टम नहीं रखा, लेकिन उसने एक नया मॉडल बनाया जिसे उसने कहा जमाहिरिया, मतलब जनता की हुकूमत। हर छोटे शहर गांव में उसने पीपल्स कमेटी बनाई जहां लोग बैठकर अपने फैसले खुद लेते थे। अब ये बात तुम्हें सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन पश्चिमी देशों को यह मॉडल कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें गद्दाफी का यह सिस्टम एंटी वेस्टर्न यानी पश्चिमी देशों के खिलाफ लगता था। इसी बीच गद्दाफी ने तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की ताकत अपने हाथों में ले ली और फिर जो उसने किया वो इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। साल था 1973। अरब देशों और इजराइल के बीच यौम किप्पुर युद्ध छिड़ चुका था। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा था। गद्दाफी और दूसरे अरब देशों ने फैसला लिया कि अब वक्त आ गया है तेल को हथियार बनाने का। उन्होंने तेल की सप्लाई अमेरिका और यूरोप को रोक दी। तेल के दाम अचानक आसमान पर पहुंच गए। पहली बार पश्चिमी दुनिया को एहसास हुआ कि अरबों के पास जो काला सोना है वो दुनिया की असली ताकत है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी आवाज थी कर्नल गद्दाफी। वो दिन था जब अमेरिका ने तय कर लिया कि अब ये इंसान उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। गद्दाफी का अगला कदम उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करने का कारण बना। उसने अफ्रीकी देशों को कहा, यूरोप को सोना देने से पहले अपने बच्चों को रोटी दो। उसने खुलेआम कहा कि अमेरिका और यूरोप सिर्फ हमारे तेल और सोने के भूखे हैं। उसे ये बात दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता था, और यही बेबाकी धीरे धीरे उसे मुस्लिम दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बना रही थी। साल 1970 के दशक में वो फिलिस्तीन, मिस्र और सीरिया जैसे देशों को आर्थिक और सैन्य मदद देने लगा। उसने कहा, जब तक एक भी अरब गुलाम है मैं खुद को आज़ाद नहीं मानूंगा। लेकिन दोस्तों, यही से गद्दाफी की मुसीबतें शुरू हुई। अमेरिका और यूरोप ने गद्दाफी को ग्लोबल विलन बनाना शुरू कर दिया। हर न्यूज़ चैनल, हर रिपोर्ट में लिखा जाता, डेंजरस डिक्टेटर, मैड डॉग ऑफ द मिडल ईस्ट। ये उपनाम उसे दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने साल 1984 में। रीगन ने कहा था, गद्दाफी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है। अब सोचो, वो वक्त जब अमेरिका के राष्ट्रपति किसी एक अरब लीडर को खुलकर खतरा कहे, तो समझ लो उस लीडर ने कुछ बहुत बड़ा किया है। साल 1986 में अमेरिका ने गद्दाफी को खत्म करने की कोशिश की। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने त्रिपोली और बेंगाजी में एयर स्ट्राइक की। गद्दाफी की बेटी उस हमले में मारी गई ऐसा कहा जाता है, लेकिन कई सोर्सेज इसे मानते नहीं। लेकिन वो खुद बच गया। उस हमले के बाद गद्दाफी ने कहा था, उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया लेकिन मेरे हौसले नहीं। इसके बाद गद्दाफी और सख्त हो गया। उसने अमेरिका और यूरोप से कहा, अब अगर तुम्हें तेल चाहिए तो 2 गुनी कीमत देनी होगी। उस वक्त यूरोपीय देशों की हालत खराब थी, लेकिन जो बात सबसे अहम थी वो ये कि गद्दाफी अब सिर्फ लीबिया का नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका का हीरो बन गया था। उसने गरीब अफ्रीकी देशों का कर्ज माफ किया, कई देशों को पैसा और तेल दिया, यहाँ तक कि उसने नाइजर और चाड जैसे देशों की सरकारों को बचाने में मदद की। वो अफ्रीका को काले महाद्वीप से सोने के महाद्वीप में बदलना चाहता था। अब दोस्तों, इतनी सारी ताकत, इतना असर किसी बड़ी ताकत को कैसे रास आता? अमेरिका और यूरोप दोनों ने उसके खिलाफ झूठे इल्जामों की मुहिम शुरू की। सबसे चर्चित इल्जाम लगा 1988 में, जब लोकरबी बम धमाका हुआ।
स्कॉटलैंड के आसमान में अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 103 फट गई, जिसमें 270 लोग मारे गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने बिना कोई ठोस सबूत के कहा इसके पीछे गद्दाफी है। लीबिया पर पाबंदियां लग गई। संयुक्त राष्ट्र ने भी दबाव डाला। गद्दाफी ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे बस झुकाना चाहते हो। कई सालों तक लीबिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया गया, लेकिन गद्दाफी झुका नहीं। उसने अपनी जमीन पर विदेशी सैन्य ठिकाने बंद कर दिए और कहा, लीबिया अब किसी का गुलाम नहीं रहेगा। इन सब के बावजूद गद्दाफी का अपना मुल्क तरक्की करता रहा। उसके दौर में लीबिया में हर इंसान को मुफ्त घर, मुफ्त इलाज और मुफ्त बिजली मिलती थी। पानी तक उसने रेगिस्तान से निकाला, जिस प्रोजेक्ट को कहा गया द ग्रेट मैन मेड रिवर, एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार जिसने सहारा जैसे रेगिस्तान में हजारों किलोमीटर तक पानी पहुंचाया। और ये सब शुरू हुआ था साल 1980 में और खत्म हुआ लगभग 2 दशकों बाद, यानी सन 2000 के करीब। यानी एक ऐसा लीडर जो अपने लोगों को पानी देता है, शादी पर घर देता है, इलाज मुफ्त कराता है, वो क्या सच में दुनिया का डिक्टेटर हो सकता है? या फिर वो सिर्फ इसलिए दुश्मन बना क्योंकि उसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी थी? दोस्तों, यही से कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि आने वाला वक्त गद्दाफी की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर साबित होने वाला था। साल 2011 वो साल जब पूरे अरब जगत में अरब स्प्रिंग नाम का तूफान आया। मिस्र, ट्यूनीशिया, सीरिया, यमन, हर जगह लोग अपनी सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इस आग की लपटें आखिरकार लीबिया तक पहुंच गई। अब जो होने वाला था वो न तो गद्दाफी ने सोचा था, न दुनिया ने। दोस्तों, साल था 2011। अरब दुनिया का वो साल जिसने सदियों पुरानी सरकारों को हिला दिया। इसे अरब स्प्रिंग कहा गया, मतलब एक ऐसी क्रांति जिसने ट्यूनीशिया से शुरू होकर मिस्र, सीरिया, यमन और आखिर में लीबिया तक आग फैलाई। हर जगह लोगों ने एक ही नारा लगाया, आज़ादी, लोकतंत्र और तानाशाही का अंत। लीबिया भी इससे अछूत नहीं रहा। फरवरी 2011 में लीबिया के शहर बेगांजी में लोग सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में ये प्रदर्शन सिर्फ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे ये गद्दाफी हटाओ आंदोलन में बदल गए। अब सवाल ये था, क्या यह सिर्फ लीबिया के अंदर की बगावत थी या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी? क्योंकि सच ये है कि अरब स्प्रिंग के वक्त हर देश में एक ही पैटर्न था। कहीं सोशल मीडिया से माहौल बनाया गया, कहीं विदेशी चैनलों ने तानाशाही की कहानियां फैलाई और फिर लोकतंत्र लाने के नाम पर विदेशी ताकतों की फौजें पहुंच गई। लीबिया में भी यही हुआ। गद्दाफी को अब डिक्टेटर, जालिम और खूनी कहा जाने लगा। मीडिया ने हर दिन उसके खिलाफ रिपोर्टें चलाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सब अचानक से शुरू हुआ। गद्दाफी ने अपने भाषणों में कहा था, यह कोई क्रांति नहीं, ये साजिश है। उसका दावा था कि अमेरिका और यूरोपीय ताकतें तेल और सोने की भूख में लीबिया को तोड़ना चाहती है। मार्च 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया के ऊपर नो फ्लाई जोन लगाने की मंजूरी दी। मतलब लीबिया की फौज अब अपने ही आसमान में हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती थी। इस फैसले के बाद अमेरिका और यूरोप की फौजें नाटो के झंडे तले लीबिया पर हमला करने पहुंची। नाटो ने कहा, हम नागरिकों की रक्षा के लिए हमला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि ये सीधा हमला था गद्दाफी की हुकूमत पर। सिर्फ कुछ हफ्तों में लीबिया के कई शहरों को बमबारी में तबाह बर्बाद कर दिया गया। त्रिपोली, मिसराता, सीरते, हर जगह धमाकों की गूंज थी। गद्दाफी ने हथियार नहीं डाले। उसने कहा, मैं इस मिट्टी का बेटा हूं, मैं भागूंगा नहीं, या तो जिंदा रहूंगा अपने लोगों के साथ या इसी जमीन में दफन हो जाऊंगा। गद्दाफी का बेटा मुत्तेसिम उस वक्त भी उसके साथ था। दोनों ने मिलकर सीरते शहर में डेरा जमाया, वही जगह जहां गद्दाफी का जन्म हुआ था। उसने अपने समर्थकों को एक मैसेज भेजा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि पीछे हटना मतलब गुलामी को स्वीकार करना है। लेकिन अब मामला सिर्फ लीबिया तक नहीं रहा। पश्चिमी मीडिया ने यह छवि बना दी थी कि गद्दाफी अपने ही लोगों को मार रहा है। हालांकि उस वक्त तक कई विदेशी पत्रकारों ने रिपोर्ट किया कि बमबारी में असल में आम लोग ही मारे जा रहे थे।
साल 2011 के मध्य तक नेटो ने 26,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। सैकड़ों स्कूल, अस्पताल और घर तबाह बर्बाद कर दिए, लेकिन गद्दाफी जिंदा था। अब दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई लीडर अमेरिका और यूरोप की नीतियों के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका अंजाम एक जैसा होता है, या तो तख्ता पलट, या हत्या, या युद्ध। गद्दाफी के साथ भी वही हुआ। 20 अक्टूबर 2011 वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया। सीरते के पास गद्दाफी का काफिला बमबारी में फंस गया। वो जख्मी हालत में पास के एक नाले में छिपा हुआ मिला। बागियों ने उसे पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में वो शख्स जो 42 साल तक हुकूमत करता रहा, भीड़ के बीच मारा गया। उसकी मौत की तस्वीरें दुनिया भर के मीडिया में फैला दी गई। किसी ने खुशी से जश्न मनाया, किसी ने अफसोस से सिर झुका लिया। गद्दाफी की मौत के बाद अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने ये कहा था, वी केम, वी सॉ, ही डाइड। हम आए, हमने देखा और वो मर गया। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन दुनिया के बहुत से लोग उस दिन रो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो इंसान कभी अरब देशों को एकजुट करने का सपना देखता था, वो अब अपने ही खून में लथपथ था। अब सवाल उठता है, क्या गद्दाफी वाकई में जालिम था, या फिर वो सिर्फ एक नए सिस्टम का शिकार हुआ? इतिहास कहता है, गद्दाफी के दौर में लीबिया अफ्रीका का सबसे अमीर देश था। हर लीबियाई के पास घर था, कोई भूखमरी नहीं थी, कोई कर्ज नहीं था। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 तक लीबिया में बेरोजगारी सिर्फ 5% थी, जो अफ्रीका में सबसे कम थी। लेकिन आज वही लीबिया कई हिस्सों में बटा हुआ है। तेल पर विदेशी कंपनियां फिर से कब्जा कर चुकी है और लोग फिर से गरीब हो चुके हैं। यानी सवाल सिर्फ गद्दाफी के मरने का नहीं था, सवाल था क्या उसके साथ लीबिया भी मर गया? गद्दाफी की मौत के बाद उसके पुराने समर्थक आज भी कहते हैं, उसने गलती ये की कि वो बहुत ईमानदार था। उसने सोचा कि अफ्रीका को एकजुट किया जा सकता है, लेकिन दुनिया सियासत से चलती है, सच्चाई से नहीं। गद्दाफी की सोच शायद वक्त से बहुत आगे थी। वो अपने खेमे में बैठकर कभी रेगिस्तान की रेत को छूता था और कहता था, एक दिन ये रेत सोना बन जाएगी। और वाकई तेल वही सोना था जिसे उसने पहचान लिया था और जिसके कारण वो मिटा दिया गया। इतिहास हमेशा दो तरह के लीडर याद रखता है, एक वो जो दुनिया के सामने झुक गए और दूसरे वो जो झुकने से पहले मिट गए। गद्दाफी दूसरा वाला था, वो झुका नहीं, वो मिटा दिया गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या गद्दाफी वाकई बुरा था या दुनिया को बस उसका सच पसंद नहीं आया? दोस्तों, 20 अक्टूबर 2011 को जब मुअम्मर गद्दाफी मारा गया तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि अब लीबिया आज़ाद हो गया है। लेकिन कुछ ही महीनों में पता चल गया कि लीबिया आज़ाद नहीं बल्कि बिखर गया है। गद्दाफी के हटने के बाद लीबिया में कोई मजबूत सरकार नहीं बची। हर इलाके पर अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स का कब्जा हो गया। तेल के कुएं जिनसे देश अमीर हुआ था, अब हथियारबंद गिरोहों के हाथ में चले गए। वो तेल बेचकर बंदूकें खरीदते और एक दूसरे पर हमला करते। त्रिपोली और बेगांजी दोनों अलग अलग ताकतों के कंट्रोल में आ गए। साल 2012 आते आते लीबिया में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब गोलियां ना चली हो। लोग कहने लगे, पहले हमारे पास गद्दाफी था, अब 100 गद्दाफी है। अमेरिका और यूरोपीय देश जिन्होंने कहा था कि वो लोकतंत्र लाने आए हैं, वो अब चुप हो गए, क्योंकि लीबिया अब एक फेल्ड स्टेट यानी नाकाम देश बन चुका था। साल 2014 में लीबिया दो हिस्सों में बट गया। एक सरकार त्रिपोली में और दूसरी त्रोब्रुक में। दोनों एक दूसरे को गैर कानूनी कहते थे, यानी एक मुल्क दो सरकारें और सैकड़ों बंदूकें। गद्दाफी के दौर में जहां लोग मुफ्त इलाज और घर पाते थे, अब वही लोग खाने और दवाई के लिए तरस रहे थे। तेल जो कभी देश की जान था, अब मौत की वजह बन गया था। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा, लीबिया अब दुनिया के सबसे अस्थिर देशों में से एक है। गद्दाफी के आखिरी सालों में उसने एक बात कही थी जो आज सच लगती है। उसने कहा था, अगर मुझे हटा दिया गया तो तुम लाखों प्रवासियों को यूरोप जाते देखोगे और फिर यूरोप खुद बर्बाद होगा। और यही हुआ। उसकी मौत के बाद अफ्रीका के हजारों लोग
लीबिया के रास्ते से यूरोप भागने लगे। समंदर में डूबते हुए नावों की तस्वीरें हर हफ्ते खबरों में दिखने लगी। गद्दाफी ने जिस कंट्रोल की बात कही थी वो अब किसी के बस में नहीं रहा। गद्दाफी का एक और सपना था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका। वो चाहता था कि अफ्रीका का हर देश एक करेंसी, एक बैंक और एक आर्मी बनाए। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए गोल्ड दीनार नाम की मुद्रा तैयार करवाने की भी कोशिश की थी। वो चाहता था कि तेल और व्यापार सोने में किया जाए, डॉलर में नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि यह फैसला पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा खल गया, क्योंकि अगर अफ्रीका डॉलर छोड़ देता तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल जाती, और शायद यही वो आखिरी कारण था जिसने उसकी मौत पर मुहर लगा दी। अब सवाल ये है, गद्दाफी के बाद उसकी छोड़ी विरासत क्या है? सबसे पहले उसने अरब दुनिया को ये दिखा दिया कि एक गरीब मुल्क भी तेल और हिम्मत से दुनिया की आंखों में आंख डाल सकता है। दूसरा, उसने साबित किया कि अगर लीडर सच्चा हो तो मुल्क की किस्मत बदल सकती है। वो आदमी जिसने रेगिस्तान में पानी निकाला, लोगों को घर दिए, इलाज और तालीम मुफ्त की, वो सिर्फ तानाशाह नहीं हो सकता। तीसरा, उसने सिखाया कि तेल की असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि एकता में है, क्योंकि जब सारे अरब देश एक हो जाते तो दुनिया झुकती थी। गद्दाफी की मौत के बाद उसका बेटा सैफ अल इस्लाम कुछ वक्त तक कैद में रहा, फिर रिहा कर दिया गया। कई बार उसने कहा, मैं अपने पिता का अधूरा काम पूरा करूंगा। साल 2022 में सैफ ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो चुनाव तक नहीं पहुंच सका। लीबिया आज भी उसी सवाल में उलझा है, अब असली नेता कौन है? गद्दाफी की मौत को अब 14 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी तस्वीर आज भी त्रिपोली की दीवारों पर पेंट की जाती है। कई लोग आज भी उसे अबू अल उम्मा यानी कौम का बाप कहते हैं, कुछ उसे अब भी तानाशाह मानते हैं, लेकिन दोनों में एक बात साझा है, कोई उसे भूल नहीं पाया। इतिहास ने गद्दाफी को दो चेहरों में बांट दिया, एक वो जो मीडिया ने दिखाया और एक वो जो लीबिया के लोगों ने जिया है। पहला चेहरा डर का था, दूसरा उम्मीद का, और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई लीडर पश्चिमी ताकतों के सामने सिर उठाता है तो लोग कहते हैं ये गद्दाफी जैसा आदमी है। दोस्तों, गद्दाफी की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि सच्चा लीडर वही होता है जो सच बोलने की कीमत चुकाने को तैयार हो, और कभी कभी सच बोलना मौत से भी महंगा पड़ जाता है। लेकिन ऐसे लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनके पास दौलत नहीं, इरादा होता है। उन्होंने मेरा जिस्म मिटाया लेकिन मेरे ख्यालों को नहीं। ये मुअम्मर गद्दाफी का आखिरी भाषण था। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।